मॉडल्स हैं जैसे हेरोडोमर का मॉडल, तो उसके थोड़े थोड़े ओवरव्यू लेंगे, जिससे आप जब आप मॉडल में आप अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। और अगर एग्ज़ाम में कुछ अलग आता है तो आपको इनका बेसिक पता होगा, तो आप आंसर राइट आंसर आपके टिक लगाने की प्रोबेबिलिटी 70% हो जाएगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, इनमें ये आ जाता है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या है? आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक विकास क्या होता है अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं, पहले मैं इसके पॉइंट बता देती हूँ, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो ये आ सकता है, आपको लिखा होगा आर्थिक विकास होता है, तो वहाँ पे लिखा होगा स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक परिवर्तन, तो आपको टिक करना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसमें राइज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में इसमें वृद्धि होती है। इसमें स्वाभाविक संरचनात्मक परिवर्तन होता है, इसमें इंक्रीज इन जीडीपी, इसमें जीडीपी में इंक्रीज होता है। तो सिंपल इसमें ये है। और जो हमारा आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। क्या होता है? वो डायनेमिक होता है। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि हमारा आर्थिक विकास क्या है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि है, और हमारा ग्रोथ क्या होती है, जीडीपी में, रियल जीडीपी में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कहलाती है। तो इससे सिंपल ये मतलब निकलता है, सोचिए अगर मैं आपसे बोल दूं आपकी जीडीपी में 3% का ग्रोथ हो गया, ये सभी को पता है। अगर जीडीपी किसी देश की जीडीपी में ग्रोथ होता है तो मतलब वहाँ प्रोग्रेस होती है, लोगों के पास अधिक पैसे होते हैं। पर जैसे मैंने बोला 3% का जीडीपी में ग्रोथ हुई, पर इससे ये नहीं पता चल रहा है हमें कि वो जो ग्रोथ हुई है वो गरीब वर्ग के, क्या गरीब वर्ग का भी आय बढ़ी है या सिर्फ जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो गया है। तो इससे आर्थिक ग्रोथ से हमें ये पता नहीं चलता, पूरा सामूहिक विकास नहीं होता है। पर जो हमारा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि है, इसमें ये होता है कि अगर जितना भी हमारा वे ऑफ स्टैंडर्ड है, वे ऑफ लिविंग है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति को 10,000 रुपये मिलते, माना एक व्यक्ति को 100,000 रुपये मिलते थे, तो और अब उसको क्या मिल रहे हैं, जीडीपी वृद्धि होने के कारण 120 रुपये मिल रहे हैं, तो तब हम मानेंगे कि आर्थिक विकास हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। बट अगर सिर्फ 3% जीडीपी बढ़ रही है और सभी लोगों को बराबर विकास नहीं हुआ है, तो ऐसे में नहीं माना जा सकता कि आर्थिक विकास हुआ है, ऐसे में आर्थिक ग्रोथ हुआ है। और आप जर्नली देखेंगे हमारे इंडिया में क्या होता है, और जितने भी विकासशील देश होते हैं यहाँ पे आर्थिक ग्रोथ ज़्यादा होती है। यहाँ पे जीडीपी तो बढ़ जाती है, पर जो गरीब है वो गरीब रह जाता है, जो अमीर है वो अमीर होते जाते हैं। बट राइट, इसके बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, आप बस ये समझिए, और इसकी मैं PDF दे दूँगी, तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा, इसके जो पॉइंट लिखे हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब रिकार्डो का विकास सिद्धांत है, मॉडल में दिया है, बट इससे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, बिल्कुल आते ही नहीं है। मैंने मॉडल में जहाँ तक देखा है इसका शायद एक ही क्वेश्चन है, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, बस इसकी बुक है, क्योंकि हम फालतू में समझे जब इतना आता ही नहीं है, कल ही एग्जाम है, तो आप वो करिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो आप ये ध्यान रखिएगा, टैक्सेशन सॉरी, राइट। तो आप इसकी बुक का नाम ध्यान रखिएगा। और इसमें इन्होंने एक बात बोली है, तो ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान रखिएगा, लाभ ही पूंजी संचय का उत्प्रेरक है। प्रॉफिट इज द कैटलिस्ट फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन। राइट, आगे चलते हैं। तो इसमें ये हम फालतू में इसका समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इस मॉडल को समझने के लिए, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। मार्क्सवादी विकास मॉडल, तो इनकी बुक है दास कैपिटल। एक तो ये इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ये एक समाजवादी विचारक थे, पर इनकी बुक में इसमें ये इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो आर्थिक विकास का मॉडल बोली जाती हैं। तो इन्होंने आर्थिक विकास के लिए 3 प्रकार पहले तो बांटे हैं, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने आर्थिक विकास बताया है। पहला तो इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था बताई है, व्याख्या, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस इनकम थ्योरी दी है इन्होंने, या वैल्यू थ्योरी आप बोल सकते हैं। और इन्होंने बताया पूंजी की प्रकृति, कि हमारे पास कैसी पूंजी है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो इनका ये जो पूरा जो ये सिद्धांत है, ये इनकी सेकंड जो टर्म है बी,
अतिरेक मूल्य का सिद्धांत इसके ऊपर बेस है। आगे हम देखते हैं। अभी आप बस ये समझिए, आपको आ सकता है कितने भागों में बांटी है, 3 भागों में बांटी है। 3 नाम भी लिखे आ सकते हैं और चौथा कोई और ऑप्शन दे दे या दे दे इनमें से कोई नहीं, या ये सभी, तो ये सभी होंगे, राइट। तो इन्होंने एक सेंटेंस और बोला था, श्रम ही समस्त मूल्यों का स्रोत है तथा पूंजी अनुत्पादक है। और आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी संघर्ष शब्द आ जाए और नीचे ऑप्शन में मार्क्स दिया हो तो उसका आंसर वही होगा, क्योंकि ये संघर्ष को ही सब कुछ मानते हैं, राइट। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, मार्क्स ही उसका ऑप्शन होगा। तो इन्होंने एक साधारण प्रचलन बताया है, राइट। मैंने ज़्यादा हिंदी नहीं लिखी है। इन्होंने एक बताया कि हम वस्तुओं का कैसे विनियोग करते हैं, हम वस्तुएं कैसे खरीदते बेचते हैं। तो ये बोलते हैं अगर साधारण रूप में क्या होता है, हम ये सी क्या है, सी वस्तुएं हैं और एम क्या है, मुद्रा है, कि हम वस्तु के बदले हम मुद्रा देते हैं और फिर बाद में क्या होता है, उसी मुद्रा को देकर हम दोबारा एक वस्तु खरीद लेते हैं। ये तो सिंपल हो गया, नॉर्मली हम ऐसे ही व्यापार करते हैं। मुझे कोई सामान चाहिए तो मैंने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने मुझे सामान दिया, दुकानदार का सामान खत्म हो गया, उसने आगे वो पैसे दिए, उसने उससे वस्तु ले ली, ये तो वस्तु विनियोग हो गया, राइट। इन्होंने आगे क्या बोला है, बट जो पूंजीवादी प्रणाली होती है ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा गलत पूंजीवादी प्रणाली बताई है। ये बोलते हैं कि ये मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, पर मार्क्स का ये मानना है कि लास्ट के अंत में पूंजीवादियों का नाश हो ही जाएगा, बट ये गलत था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप भी देख रहे हैं पूंजीवादी हैं जो पूंजीवादी हैं कहाँ है, अब पैसे वाले होते जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना उनका अंत हो गया है, राइट। तो इन्होंने क्या बोला है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पे मनी है, हम पैसे से एक वस्तु खरीदते हैं। हम उस वस्तु को क्यों खरीदते हैं, कि हम उसको और महंगे दाम में बेच सकें। मनी है ना, और महंगे दाम में बेच सकें, ठीक है, और महंगे रुपए में उसको सेल कर सकें। तो बस इन्होंने यही बताया है। और ऐतिहासिक संबंध के आधार पर पूंजी को 2 भागों में विभाजित किया है। तो इनके कुछ थ्योरीज दिए हैं इन्होंने, कुछ समीकरण हैं निश्चित स्तर पर। अब इन्होंने, आप ये ध्यान रखिएगा, सी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जिससे आप समझ पाएंगे। एक तो निश्चित जो हमारी कैपिटल है, जो फिक्स्ड कैपिटल है, उसको इन्होंने सी बोला है। क्या बोला है, उसको इन्होंने सी बोला है। जो हमारी परिवर्तित, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, उसको इन्होंने वी बोला है। और पूंजी को इन्होंने के बताया। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, सी, टोटल कैपिटल बराबर सी प्लस वी। और जो इन्होंने एक अतिरिक्त सिद्धांत मैंने पहले बताया था ना, एक अतिरिक्त मूल्य और है, उसको ये क्या बोलते हैं, अभी उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसको ये बोलते हैं, जो मजदूर होता है ना, जो वो अधिक श्रम करता है, पूंजीवादी ना उसको उसका पे नहीं करता, उसे उसका मूल्य देता नहीं है। जो ये मूल्य नहीं देता है ना, यही अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत कहलाता है। जैसे अगर सपोज करिए आप कहीं, आपने काम किया 10 रुपये का, राइट, पर आपको 10 रुपये मिल गए, पर पूंजीवादी ने क्या करवाया, आपसे 5 रुपये का काम और एक्स्ट्रा करा लिया, पर आपको दिए सिर्फ 10 रुपये और 15 रुपये मिलने चाहिए थे, पर दिए 10 रुपये। जो अतिरिक्त काम के पैसे नहीं दे रहा है ना, वही अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत है, राइट। आगे चलते हैं। इसके ना ये फॉर्मूले आ जाते हैं एमसीक्यू में, तो आप ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। तो कुल मूल्य क्या हो गया, अब इनका कुल मूल्य क्या हो गया, पहले पूंजी के बराबर ही होगी, अब कुल मूल्य क्या हो गया, टोटल वैल्यू सी, जो निश्चित हमारा मूल्य था, वी जो हमारी निश्चित पूंजी नहीं थी, और एस क्या है, जो अतिरिक्त मूल्य था, जो सरप्लस वैल्यू थी हमारी, तो वो भी ऐड होगी। जो अतिरिक्त मूल्य है वो क्या है, वो हमारी सेविंग्स है, और जो हमारा कैपिटल, जो अनिश्चित कैपिटल है, उसका अनुपाती क्या बोला जाता है, अतिरिक्त मूल्य बोला जाता है। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त मूल्य क्या होता है, जो हमारी सेविंग्स हैं बटे जो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारे पास चेंज्ड कैपिटल है, जिसमें चेंज होता रहता है, उसका अनुपात ही अतिरिक्त मूल्य बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब बस यही फॉर्मूला है, आप ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ध्यान रखिएगा। आप शुम्पेटर, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी ज़्यादा नहीं आते हैं, और कोई खास मॉडल नहीं है। शुम्पेटर, इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो 1911 में आई थी। बिजनेस साइकिल बुक इनकी 1939 में आई थी, और कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इनकी 1942 में आई थी। तो ये बुक का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। नवप्रवर्तनों की भूमिका को और उद्यमी पर प्रमुख बल देते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने में और ज़्यादा हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। आप बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है, वरना फिर एक्सप्लेन करेंगे तो इसके डायग्राम वगैरह बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। बस ऐसे वीडियो जो इम्पोर्टेंट
फैक्ट हैं आप वो देखिए। अब हेरड डॉमर मॉडल, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा 4-5 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे, बल्कि ज़्यादा ही मिलते हैं, तो ये समझते हैं। तो पहले तो हेरर और डॉमर जो दोनों का मॉडल है ये कीन्सवादी मॉडल पर आधारित है, ठीक है। ये आ सकता है किस पर आधारित है, कीन्सवादी मॉडल पर आधारित है, आप ये ध्यान रखिएगा। और हेरोड ने अपना सिद्धांत क्या है, गुणक एवं त्वरक सिद्धांतों पर आधारित है, मल्टीप्लेयर एंड एक्सेलरेटर प्रिंसिपल पर आधारित है, राइट। तो यह ध्यान रखिएगा किस पर, गुणक एवं त्वरक के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसकी मान्यताएं हैं, मैंने यहाँ मान्यताओं की साइड में अजम्पशंस नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिएगा। तो इन्होंने पहले माना है, अभी मैंने नहीं, अभी इन्होंने माना है। अब इन्होंने पहले तो जो माना है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के बराबर होती है, जो हम निवेश करते हैं वो बचत के बराबर होती है, ऐसा वो मानते हैं। अर्थव्यवस्था बंद होती है, बंद अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ आयात निर्यात नहीं होता है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। आर्थिक व्यवस्था में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, जैसा व्यापार करना है, जो करना है वो हमारी मर्जी, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पूर्ण रोजगार होता है, ऐसा माना जाता है जितने भी लोग हैं उन्हें फुल एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, गरीबी नहीं है। और पूंजी गुणक स्थिर होता है, जो हमारे कैपिटल मल्टीप्लेयर इज कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये इसकी कुछ टर्म्स हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, इनकी मान्यताएं हैं। और इन्होंने विकास की दर के 3 प्रकार बताए। विकास की दर के कितने प्रकार बताएं, 3 प्रकार बताएं। पहला है वास्तविक विकास दर होती है, जिसे इन्होंने जी ए भी बोल सकते हैं हम, एक्चुअल ग्रोथ, बट यहाँ पे मॉडल में जी था तो मैंने सिर्फ जी लिखा है। और एक होती है आवश्यक विकास दर, मतलब वांटेड ग्रोथ। एक तो है जो हमारी वास्तविक ग्रोथ, मान लो हमारी वास्तविक ग्रोथ, ऐसे समझ आएगा ये, हमारा मान लो वास्तविक ग्रोथ जी बराबर क्या है 10, पर जी डब्ल्यू जो मैं चाहती हूँ मेरी ग्रोथ 15 हो, 10 रुपये, पर मैं चाहती हूँ मेरी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, वांटेड ग्रोथ वो 15 रुपये होनी चाहिए। अब समझ आया, एक्चुअल ग्रोथ क्या है 10 रुपये, वांटेड ग्रोथ कितनी होनी चाहिए 15 रुपये। तो ये एक्चुअल ग्रोथ और वांटेड ग्रोथ में डिफरेंस है। आगे चलते हैं। और एक इन्होंने बताया प्राकृतिक ग्रोथ भी होती है, जिसे इन्होंने जीएन बोला है, जी नेचुरल ग्रोथ, राइट। आगे चलते हैं, ये टर्म्स ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी ग्रोथ है, इनसे एमसीक्यू आ जाते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे पहले सोचा था आपको एक्सप्लेन करूँगी ये सब, इनकी जो इक्वेशंस हैं, पर बहुत टाइम लगेगा। बस जो इन्होंने मान्यता मानी है ना, आई बराबर ऐसा होता है, क्योंकि आपको नोटबुक में प्रूफ तो करना नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यू में पूछेगा। तो इन्होंने इन द एंड पूरा ये इक्वेशन को सॉल्व करके यही साबित किया है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के बराबर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हेरर डॉमर मॉडल में जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के बराबर होता है। और जब ये, और इन्होंने एक और बताया है कि जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ है ना, और जो हमारी ग्रोथ जो हम वांटेड है वो बराबर अगर होगी तो उसकी कंडीशंस होंगी। उसकी कंडीशन क्या होंगी, ये मैंने नहीं बोला है, ये उन्होंने ही बोला है। ये सारी कंडीशंस, ये समीकरण सिर्फ उन्होंने दिए हैं। तो आपको ऐसा है कि समझ के कि कैसे सॉल्व हुआ है, और आपको ये थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब उन्होंने ही माना है और सोचा है। तो इन्होंने बोला है अगर जब जी और बराबर जी डब्ल्यू नहीं होगा, जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या तो ये कम होगा या ये ज़्यादा होगा, यही हो सकता है ना। तो उन्होंने यही कंडीशन बताई, जब कम होगा तो क्या होगा, जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो ये बोलते हैं जब हमारा एक्चुअल ग्रोथ है जब वो ज़्यादा होगी हमारी वांटेड ग्रोथ से, तो हमारी जो कैपिटल है, जो हमारी एक्चुअल कैपिटल है वो कम होगी हमारी वांटेड कैपिटल से। इसका उल्टा होगा। एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, दूसरा आप ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए, जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ है, सोचिए अगर हमारी एक्चुअल ग्रोथ वो ज़्यादा है हमारी वांटेड ग्रोथ से। जैसे अगर हमारी एक्चुअल ग्रोथ तो है 15 रुपये, पर हमें ज़रूरत सिर्फ 10 रुपये की है, मेरे पास 5 रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो ऐसे सबके पास 5-5 रुपये एक्स्ट्रा हैं। इससे क्या होगा, इससे ना देश में स्फीति बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक वस्तु अगर 10 रुपये की है, मेरे पास सबके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा, तो सब लोग उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे, और वो 10 रुपये की वस्तु शायद 12 या 15 रुपये की मिले। इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है दीर्घकालीन स्फीति होगी। स्फीति मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये आपको ऐसे एमसीक्यू आते हैं, जब जी एक्चुअल ग्रोथ बड़ी होगी वांटेड ग्रोथ से तब क्या होगा। और आपको मॉडल, अगर आपने किसी ने मॉडल पढ़ लिया है तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तब क्या होगा, ऐसे में दीर्घकालीन स्फीति होगी। पर जब हमारे एक्चुअल ग्रोथ छोटी होती है वांटेड ग्रोथ से, तो क्या होता है, दीर्घकालीन मंदी होगी उस टाइम पर। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो हमारे हेरर डॉमर की जो मान्यताएं हैं ना वो सेम है, बस एक फॉर्मूला है। डॉमर बोलते हैं जो आय में वृद्धि है ना वो बचत दर बटे पूंजी उत्पादन के अनुपात के बराबर होती है। और हेरोड बोलते हैं, ये बोला है डॉमर ने, और हेरोड बोलते हैं विकास की दर बचत दर अपॉन पूंजी उत्पादन के अनुपात के बराबर होती है।
इनकी सबकी मान्यताएं सब बराबर हैं। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वरना मॉडल तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक एक मॉडल के लिए दो दो तीन तीन वीडियो बन सकती हैं, क्योंकि इनके डायग्राम, इन्हें कैसे लाइंस पे दिखाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है अभी बस थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।